हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह बहुत ख़ास, ये हम अपने छत पर हैं और ये रिकॉर्डिंग का सेटअप लगाकर बैठे हैं और आज वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं साइंस को लेकर के। साइंस में हम जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसे पढ़ाने वाले हैं। उसके आंकिक प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं पूरी तरीके से। और ये रही हमारी किताब। राजीव क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रश्न आए सब इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और उन्हें ही हम हल करवाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए। साइंस में यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की बात करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न ये पार्ट होता है, इससे इसके हम आंकिक प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं। ये है राजीव क्वेश्चन बैंक। राजीव क्वेश्चन बैंक में जितने भी आंकिक प्रश्न होते हैं, मिले हैं छोटे से बड़े, जिनमें भी अंकों का प्रयोग किया गया है, सभी कुछ हम हल करवाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बिना एडिट किए हुए हम इस वीडियो को बनाने वाले हैं और सब कुछ ऐसे रॉ मटेरियल में चलने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के जो कैटेगरी है, उसमें जो पहला ही प्रश्न है वो आंकिक प्रश्न से संबंधित है और ये 1 नंबर के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। आइए देखते हैं कि कैसे करना है इस पहले प्रश्न को। कह रहे हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस और दर्पण की बात कर रहे हैं कि फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, देखिए फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर है दोनों की। अगर आपको माइनस में फोकस दूरी मिले तो चाहे लेंस हो या फिर दर्पण हो, वो होने वाला है अवतल। ठीक है, अवतल होने वाला, पहला वाला विकल्प अवतल होने वाला है। और अगर यही प्लस में मिल जाएगा तो दोनों ही स्थितियों में, लेंस हो या दर्पण हो, उत्तल होने वाला है। ये याद रखना है। माइनस है तो अवतल, प्लस है तो उत्तल, दोनों ही स्थितियों में कोई यहाँ पे संकोच की बात नहीं है, बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आंकिक प्रश्न नहीं है तो उन्हें आप खुद ही रटें, लेकिन हम आंकिक प्रश्नों की ही केवल अकेले बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो केवल आंकिक प्रश्नों को हम देखेंगे, जिनमें भी अंकों का प्रयोग नहीं है उन्हें हम पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, दूसरे प्रश्न के तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या और अवतल, यहाँ पे अवतल दर्पण दिया हो या लेंस दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या दी है और फोकस दूरी के बारे में बात करने की यहाँ पे कहा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे r से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है जो r से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फोकस दूरी का दुगना होता है। अगर इसके उल्टे, मतलब इसी जो सूत्र को दूसरे तरीके से लिखा जाए तो फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। और ऐसी स्थिति में आप समझ पा रहे होंगे कि अगर वक्रता त्रिज्या हमको दी है 20 सेंटीमीटर, तो उसका आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा ही हमारा फोकस दूरी होता है। तो वक्रता त्रिज्या 20 है, उसका आधा कर देंगे 10 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर रही बात। चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 है। उत्तल दर्पण दिया गया है और इसकी फोकस दूरी दी गई है, और अगर हमसे वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगना होती है। तो फोकस दूरी अगर 10 दिया है तो उसका दुगना 20 कर देंगे। 20 सेंटीमीटर हमारे उत्तर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 अकेले दिया गया है। कुछ विकल्पों में आपको +20 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप प्लस करेंगे, क्योंकि ये उत्तल है। ठीक है, क्योंकि ये उत्तल है इसलिए प्लस करेंगे, और अगर वो अवतल होता तो वो माइनस करते हैं। ठीक है जी, अवतल और उत्तल में याद रखेंगे। अगर फोकस दूरी, देखिए उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस में रहेगी। ठीक है, प्लस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उसके लिए वक्रता त्रिज्या भी प्लस में रहेगी। और अगर अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में रहेगी और उसके लिए वक्रता त्रिज्या भी माइनस में रहेगी। ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
पांचवा प्रश्न है, कह रहे किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात। फोकस दूरी ज्ञात क्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान 32 है, तो उसका आधा ही तो अपना फोकस दूरी होगी, तो 16 कर देंगे। इसका सही जवाब 16 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार ये 2020 में, 16 में, 21 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सूत्र है, दोनों सूत्र एक ही हैं, ठीक है, उनको उलट के लिखा गया है, बस इतने से बड़े और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो सूत्र है एक महत्वपूर्ण सूत्र हो जाता है और आगे भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की। एक दर्पण है, दर्पण कैसा है उससे कोई फर्क नहीं, उसका कुछ नहीं पता है, बस वक्रता त्रिज्या 40 दी गई है। वक्रता त्रिज्या जब 40 दी गई तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी, फोकस दूरी आधी, 40 का आधा 20 सही जवाब होगा पहला वाला विकल्प। अब 7वें सवाल को हम छोड़ते हैं, वहाँ पे अंक एक प्रश्न नहीं है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं सवाल एक अंक एक प्रश्न है, तो उसे देख लेते हैं। कहा गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी 20 है, उसकी वक्रता त्रिज्या उसके दुगनी होगी, 20 को दुगना 40 सही जवाब। और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 13वां प्रश्न जो है एक आंकिक प्रश्न है। यहाँ पे इसकी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दी गई है, उसकी उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, यानी वक्रता त्रिज्या की ही बात कर रहा है। यानी शकलें बदल के आएंगे प्रश्न। 2012 में और 19 में दोनों में आ चुका है ये प्रश्न। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शकल बदल के आ रहा है, लेकिन काम वही है। फोकस दूरी दे रखा है, त्रिज्या की बात आ रही है, पृष्ठ की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो 12 को दुगुना 24 आप सही जवाब लगा देंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ये प्रश्न खत्म हो गया। 14वां प्रश्न एक अंक प्रश्न नहीं है, 15वां एक अंक प्रश्न है। तो 15वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, उसकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी 15 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 15 का दुगुना 30 हो जाएगी, 30 सही जवाब हो गया। और यहाँ पे देखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछा गया है, यहाँ पे भी अंक दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी हम बता देते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, आपको अनंत याद रखना है, ठीक है, अनंत होती है। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध ये एक सूत्र है सीधे सीधा, और ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। ये हमने लिख करके रखा है, यही सेम सूत्र है, यहाँ पे स्मॉल आर का प्रयोग किया गया है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी विशेष नहीं है इस प्रश्न में। तो आपको याद रखना है, याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। 18वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या 15 है, फोकस दूरी होती है, देखिए वक्रता त्रिज्या का आधा, 15 का आधा 7.5। अब ये अवतल है, देखिए यहाँ पे वही बात आ गई प्लस माइनस वाली ना, अवतल है। देखिए पहले बात तो 15 वक्रता त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी उसका आधा होगी 7.5। अब चूंकि ये अवतल है, क्या है, ये अवतल है, इसलिए ये माइनस में रहेगा। बी वाला विकल्प आप सही करेंगे। -15 फोकस वक्रता त्रिज्या रहेगी, फोकस दूरी -7.5 रहेगी, तो बी वाला विकल्प आप सही लगाएंगे। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वां प्रश्न, वो भी एक आंकिक प्रश्न है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है लेकिन महत्वपूर्ण होता है। देखिए भाई, ये समतल दर्पण है, आप वस्तु को जितना दूरी पर सामने रखते हैं दर्पण से, उतना ही अंदर वो बनता है उसका प्रतिबिंब। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर इधर रखा है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। बस आपको समझना ये होगा कि इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी पूछ रहा है या प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे दर्पण माने शीशे से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको क्या दिखाई दे रही है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10 दिखाई दे रही है, तो आप 10 लगा दिए हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और आगे कौन सा, ये रहा 23वां प्रश्न जो मिलता है, वो मिल रहा है एक आंकिक प्रश्न। तो अब हम देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे कहा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, जबकि पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
अपवर्तनांक क्या होता है 1 and 2, तो ये होता है n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, और v1 अपॉन v2 होता है, v1 अपॉन v2 होता है। फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। अगर अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहा है, अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो दूसरे का अपवर्तनांक बेटे पहले का अपवर्तनांक, लेकिन अगर वेग की बात आ जाती है तो v1 अपॉन v2 होगा। रट के रख लो भैया, v1 अपॉन v2 n2 अपॉन n1, ध्यान से रखना, याद रखना। और अब बात कर लेते हैं, देखिए y में प्रकाश की चाल, देखिए v1 जो है y में प्रकाश की चाल ही है, ठीक है, और v2 जो है ये पदार्थ में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे भाई, y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और पदार्थ में प्रकाश की चाल कितना है 1.5 × 10⁸। यहाँ पे 10⁸ पूरा काट डालो, यहाँ से दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, 15 दूनी 30, कितना दिखाई दे रहा है 2, तो अपवर्तनांक कितना कह दो 2। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, ये फार्मूला याद हो गया, तो एक ही और याद कर लो, y के सापेक्ष किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष किसी पदार्थ का अपवर्तनांक इसके बराबर तो होता है c अपॉन v। c कहाँ, जहाँ पे आपका जो c है y में प्रकाश की चाल होती है भैया, प्रकाश की चाल, ये सूत्र आपको याद रखना है। और v जो होता है वो होता है पदार्थ में प्रकाश की चाल होती है, और n तो अपना अपवर्तनांक होता है। तो n बराबर c अपॉन v भी याद रखेंगे, तब पर भी ये काम हो जाएगा, सेम टू सेम यही काम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चल सकते हैं, ये वाला हो गया। और अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को कैसे करना है। ये तो आंकिक लगता भी है और नहीं भी है। देखिए, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी जाए तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। सो उत्तल लेंस की अगर बात की जाए तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और अगर हम बात करें मुख्य अक्ष की, तो पहले मुख्य अक्ष बनाना ज़रूरी होता है। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे आप समझ पाओगे कि एक फोकस ये हो गया, ठीक, फोकस और उसकी दुगनी दूरी। तो आपका f यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है, 2f हो गया, f1 2f1, खैर जाने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस बात इतनी है कि आप वस्तु को कहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात आती है। और 2f दूरी पे रखा जा रहा है, यानी वस्तु को लेंस से इतनी दूरी पे रखा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए, जब 2f पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, तो ये याद होना चाहिए। तो 2f आपका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, फोकस दूरी और ये क्षमता में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। देखिए, क्षमता पावर P बराबर होता है 1/f, और f की जो वैल्यू होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, मीटर में होनी चाहिए। P बराबर 1/f होता है, और f बराबर 1/p होता है। जब p की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो आपको उत्तर मीटर में मिलता है। किसमें? मीटर में मिलता है उत्तर, लेकिन उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि यह सब सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो डायोप्टर, देखिए क्षमता दी गई है 2 डायोप्टर, तो यही वाला नीचे वाला सूत्र हमको यहाँ पे प्रयोग करना है, और हमको क्षमता दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे f बराबर 1/2 निकालेंगे, और इसमें किससे गुणा करना होगा? देखिए 100 से गुणा कर देना होगा, क्योंकि ये मीटर में था। 100 से गुणा करने के बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, 2 से काट देंगे तो इसको कितना मिल जाएगा 50। तो आखिर में हमारा जो उत्तर मिल जाएगा वो 50 सेंटीमीटर। वो कैसे मिला है तो आपने देख लिया। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, और ये वाली सवाल तो कई बार आ चुकी है, 2011, 12, 13 और 17 में, 11, 12, 13 लगातार आई थी। तो मतलब मज़ेदार सवाल ही है, और ऐसे सवालें तो बहुत ज़्यादा आती ही रहती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो आइए बात को समझते हैं। आपने समझ लिया कि जो हमको क्षमता निकालनी है, क्षमता निकालने के लिए ओके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। क्षमता निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए जो क्षमता P बराबर होता है वो होता है 1/f, और f का मान होना चाहिए मीटर में।
मीटर में होना चाहिए महत्वपूर्ण है। और अभी आपको दिया गया है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से भाग करना होगा तब जाके ये मीटर में बदलेगा। एक काटने पर कितना मिल जा रहा है 1/5। तो अगर आप यहाँ पे रखते हैं कितना 1/5 आप रखते हैं f के जगह पे, मीटर में 1/5 रखते हैं तो 5 उलट करके ऊपर चला जाएगा और 5/1 यानी कि 5 ही अकेले पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 डायोप्टर आप कह सकते हैं कि आपकी क्षमता प्राप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा 5 डायोप्टर। और अगले जो सवाल देखने को मिलते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर दी गई है। यहाँ पे पहले से ही हमको मीटर में दी गई है। लेंस की क्षमता क्या होगी हमसे पूछ रहे हैं। देखिए जी, जो हमारे जो इसमें इस प्रश्न के लिए हमारी फोकस दूरी है f बराबर वो 2 मीटर पहले से दी गई है। सवाल को अच्छे से पढ़ना होता है, बात में समझ में आता है, ठीक है। और हमसे क्षमता के बारे में पूछ रहा है। P बराबर 1/f होता है, f का मान मीटर में रखना होता है। चूँकि हमारे पास पहले से मीटर में दिया गया है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस रख देना है। और क्या मिल जाएगा, अब P बराबर 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। P बराबर 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 डायोप्टर होता है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। P बराबर 1/f, f का मान मीटर में रखना चाहिए। चूँकि पहले से मीटर में दिया गया था तो टेंशन नहीं होना चाहिए इसको लेकर के। आगे वाले सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो हो चुके ना, हाँ इसकी बात कर लेते हैं 31 नंबर सवाल की। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपतन कोण 42 अंश है और अपवर्तन कोण 30 अंश है, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी कितने डिग्री विचलित हुई है। तो ये आपको समझना होगा भाई, बात को चित्र से माध्यम से समझना होगा कि परावर्तक तल है ये, अपवर्तक तल कहा जाता था, पृथककारी तल कहा जा सकता है। ऊपर है कैसा माध्यम, आप सघन या विरल कोई भी एक माध्यम कह सकते हैं, नीचे दूसरा एक माध्यम है। और एक अभिलंब पहले खींच लेते हैं, अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि ये हमारा अभिलंब है, ठीक। अब जो आपतित किरण आ रही है, आपतन कोण जो है 42 अंश है, 42 अंश के कोण पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। और अपवर्तित, यहाँ पे अपवर्तन कोण 30 अंश का दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा कम कोण बनाते हुए जा रही है, थोड़ा सा कम 30 अंश का कोण बनाते हुए जा रही है। अब देखिए वो जा कैसे सकती थी, वो ऐसे ही सीधे जा सकती थी, ये सीधे ऐसे जा सकती थी। कितना कोण कम हो गया, कितना कम हो गया, यही तो आपका विचलन है। तो यहाँ पे तब अपवर्तित किरण यहाँ पे पूछ रहे हैं विचलित होती है कितने अंश, यहाँ पे विकल्प में दिखाई दे। देखिए ये साइन आई फ्रेंड साइन आर दिया गया, साइन 42 साइन एन दिया गया, ये अपवर्तनांक का दिया गया है। यहाँ पे अपवर्तित किरण कितने विचलित हुई, कितने अंश का कोण विचलन हुआ, तो भाई कितने अंश का यहाँ पे अंतर बना। तो टोटल ये 42 होना चाहिए, टोटल ये 42 होना चाहिए। उस 42 में से ये 30 है, तो 42 में से 30 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12 अंश। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सब कुछ दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक तक दे दिया गया, मतलब यहाँ पे 1.24 अंश दिया गया है। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे साइन 42 बटे साइन 30 दिया गया है और आप गलती से अपवर्तनांक ये वाला लगा सकते हैं, पर आपको समझना होगा कि विचलन मतलब होता क्या है, कितना वो हट रहा है अपने रास्ते से, वही होता है विचलन। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कांच का ये तो आंखिक प्रश्न है नहीं, अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है और कांच जिसका अपवर्तनांक दिया गया है, और इसमें प्रकाश की चाल आपकी क्या होगी ये आपसे पूछ रहे हैं। तो भाई बात यह है कि आपको निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है, ठीक। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल दी गई या फिर वायु में प्रकाश की जो चाल होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, जो कि है 3 × 10⁸
8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे कांच दिया गया है जिसका अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। हमसे पूछ रहा है प्रकाश की चाल होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी ये पूछ रहा है। फॉर्मूला हमने आपको बता के रखा था कि अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अपवर्तनांक n बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए C/V बता के रखा था, या फिर N1N2 बराबर बता के रखा था, N2/N1 बराबर V1/V2 बता के रखा था। खैर ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा, दोनों एक ही बात होती है, लेकिन हम इससे जो सिंपल है जिसमें कम चीज़ें लिखी गई हैं उसका प्रयोग हम यहाँ पे इस प्रश्न में करने वाले हैं। तो अपवर्तनांक आपको पता है, प्रकाश का चाल आपको पता है, बस यहाँ पे पदार्थ में कांच में आपका वेग ज्ञात करना है। तो v को उधर पहुंचा देते हैं, n को इधर भेज देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा C/n। ऐसा करना बहुत आसान रहेगा लिखने। तो c का मान 3 जो है वो लिख लेते हैं, गुणित 10⁸ लिख लेते हैं। n का मान 1.5 जो है वो रख लिया है। सो यहाँ पे सॉल्व करना बहुत आसान काम रहने वाला है। इस दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, यानी कि 30/15 गुणित 10⁸ जो 8 वो ऐसे ही रहेगा। 15 दूनी 30 हो गया। सो 2 गुणित 10⁸ कितना मिल गया, 8 मिल गया। ये मीटर प्रति सेकेंड होगा क्योंकि ये एक वेग ही तो है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जा रहा है। तो अब हम अगले प्रश्न में चल सकते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 माध्यमों के पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। इसका अर्थ क्या होता है भैया? मतलब यहाँ पे देखिए ये पृथककारी तल हो गया, ऊपर पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम नीचे है, और जो प्रकाश की किरण देखिए अभिलंब तो ऐसा ही होता है, अभिलंब ऐसा होता है, ये अभिलंब है, और जो प्रकाश किरण आ रही है वो भी इसी रास्ते से आ रही है, जिधर अभिलंब है उसी रास्ते से वो लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है। और जब ऐसे आती है तो वो सीधी निकल जाती है, बिना किसी अपवर्तन के साथ प्रकाश की किरण आगे निकल जाती है। तो यहाँ पे अपवर्तित किरण या फिर अपवर्तन कोण जो होगा वो क्या होगा, 0 अंश होगा, क्योंकि अपवर्तन कोण देखिए अभिलंब के साथ कौन सा कोण बन रहा है, वही तो अपवर्तन कोण होता है। अब यहाँ पे इसके साथ 90 आप ना बनाने लगिए कि नहीं तो गलत हो जाएगा। अपवर्तन कोण यहाँ पे 0 अंश रहने वाला है। ओके गुड, समझ में आ गया। अब अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। देखिए अपवर्तनांक दिया गया है, वायु के सापेक्ष दिया गया है, कांच का दिया गया है, 1.5 दिया है कि लिख लिया गया है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको फॉर्मूला जो बताना चाहिए वो ये है 1n2 और इंटू 2n1, ठीक है, सॉरी गोले का निशान सही समय 2n1 बराबर 1 होता है। या फिर इसी फार्मूले को ये भी लिखा जाता है कि 1n2 इजकल टू 1/2n1, ऐसा हो जाता है, 2n1 होता है। और अब Ang बराबर इतना दिया गया है। तो अगर हमसे ये पूछ रहा है कि GNA बताइए, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताइए, तो इसके बराबर हो जाएगा 1/Ang। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको Ang की वैल्यू जो 1.5 है वो रख देनी है, 1/1.5 हो जाएगी। दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, 5 × 15, 5 दूनी है 10, 2/3 दिखाई दे रहा है, 2/3 कहीं विकल्प में है नहीं है, तो दशमलव दिया गया तो इसको भाग दे देते हैं। 3 से भाग करते हैं, 2 से, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 × 18 कितना बचेगा, 2, 0 बढ़ेगा, 3 × 18 ये बार बार आने वाला है, तो 0.6666 बार बार आएगा। और यहाँ पे देखेंगे 6, 7 आपको उत्तर हो जाएगा, डी वाला विकल्प। जिनको भी ये नहीं पता, जिनको भी डर लगता है कि भाई 0.6666 बार बार आ रहा है, आप इसे 0.67 क्यों कर रहे हो, भाई ये बड़ी दुर्गति है अब की। ऐसा आपको याद कर लेना होगा कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पीछे के अंकों को जो 6 बहुत बार आया है उसको हटाने के लिए जब ये हटाया जाता है तो इस 6 को 1 अंक बढ़ा दिया जाता है। ये बढ़ता इस वजह से है, अगर कोई इधर वाली गिनती जो हटा रहे हैं, अगर वो वाली गिनती 5 या 5 से बड़ी है, 5 या बड़ी, तो ऐसी स्थिति में ये जो
लास्ट अंक बचने वाला है वो एक जुड़ जाएगा, और यही 4 या 4 से छोटी, ठीक है, 4 या छोटी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये 6 का 6 ही रहता, वो नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये स्थितियाँ आपको याद रखनी है, एक छोटी सी स्थिति है लेकिन बहुत ही काम की है। अगला जो प्रश्न आ जाता है वो इसी फॉर्मूले से संबंधित है, जहाँ पे हमसे कहा गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक यानी कि ठीक उसका उल्टा, ठीक है। तो क्या होगा, 3/2 है तो 2/3 आप लगा देंगे जवाब, उसका उल्टा। आपको ये बहुत अच्छे से समझ के रखना चाहिए। अगला वाला जो प्रश्न है वो 37 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं कि एक लेंस 0.2 मीटर, एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो लेंस कैसा होगा, इतनी फोकस दूरी का अवतल उत्तल क्या होगा, वो सारी चीज़ें आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, देखिए लेंस से 0.2 मीटर की दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की स्थिति जो है u बराबर ये होती है 0.2 मीटर होती है। अब चूँकि आप चाहे उत्तल लें या फिर अवतल लें, दोनों ही स्थितियों में अगर आप चित्र के माध्यम से आपको समझाएं, अगर हम उत्तल लेते हैं तो वस्तु को इधर रखी हुई रखा जाएगा, और अगर हम अवतल लेते हैं तो वस्तु को इधर रखा जाएगा। दोनों ही स्थितियों में आपका माइनस में रहता है, इस वजह से ये माइनस में लिखा गया है। हालांकि यहाँ पे हम इसको पहले बात तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे, लेकिन उत्तर सभी मीटर में दिए गए हैं तो इसको नहीं बदलना चाहिए, कोई मतलब नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 गुना, यानी m की जो वैल्यू है वो 0.5 दी गई है, आवर्धन की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे लेंस की हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो लंबा सवाल चलने वाला है। अब ये लेंस है, इसके लिए देखिए आपको फार्मूला याद रखना होगा। जो आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है I/O बराबर V/U, ये होता है। और यहाँ पे आवर्धन आपको दिया जा चुका है, तो आवर्धन की जगह पे 0.5 आप रखेंगे, और V की वैल्यू आपको नहीं पता, U की आपको वैल्यू पता है, तो V को ऐसे ही रहने देते हैं। U की वैल्यू जो 0. माइनस में 0.2 जो दी गई है वो रख देंगे, U को इधर ला जाके गुणा कर देंगे, 5 दूनी या 10 हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 10, ठीक है, 5 दूनी या 10, लेकिन 2 अंकों पे दशमलव लगाना है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.1 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो V बराबर आपको -0.1 मीटर प्राप्त होगा, ये तो होगा V की वैल्यू। और अब अगर हम फोकस दूरी के लिए जब प्रयोग करें, इसमें फोकस दूरी ज्ञात करने का प्रयास करें, तो फोकस दूरी के लिए जो सूत्र होता है जिसको हम लेंस सूत्र कहते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। चीज़ों को अगर हम यहाँ पे रखें फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए, तो ये जैसे कि v की वैल्यू हमको मिल गई है माइनस में 0.1, तो वही रखेंगे हम यहाँ पे, -0.1 रख रहे हैं, -1/u। u का मान जो हमारा मिला है यहाँ पे 0.2 था वो पहले से, तो वही हम रखेंगे, -0.2 था वही रखेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा है। देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे और ऊपर एक गिनती बढ़ाएंगे, मतलब एक 0 बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर पहले तो ये लिख लेते हैं और फिर माइनस लिख लेते हैं। यहाँ से माइनस को हमने ऊपर लिखा और ये 10/1 बना दिया, और ये माइनस माइनस हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे भी ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, 10/2 हो गया। अच्छा, 2 से इसको काट देंगे तो ये 5 मिल जाएगा, और हमें यहाँ पे अब क्या मिल जाएगा, -10 और +5 मिल रहा है, ये 1/f बराबर हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात भी मिलने वाली है कि भैया 5 में से 10 गया तो यहाँ पे मिल गया है -5, और ये है 1/f। हमको f की वैल्यू चाहिए तो इसको उलटना पड़ेगा। देखिए ये 5/1 है, तो 1/5 हो जाएगा, माइनस में है, 5 से इसको भाग देने के बाद क्या मिल जाएगा, 0.2 मिल जाएगा, 0.2 मिल जाएगा, वो भी माइनस में, और वो भी मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर में। तो चूँकि ये माइनस में मिला है तो आप कहेंगे अवतल, चूँकि ये माइनस में मिला है तो कहेंगे आप अवतल, और 0.2 हो गया इसका मीटर में उत्तर, मतलब फोकस दूरी। और आपको यहाँ पे विकल्प में जो सही जवाब इन्होंने दिया है 0.1 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लिया है, तो ये तो गलत है भैया,
यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही होगा, पहला वाला विकल्प जो इन्होंने कहा है ये गलत होगा। यहाँ पे 0.2 होना चाहिए, बी वाला विकल्प सही होना चाहिए। और हमने इस प्रश्न को बाकायदा आधे घंटे तक सॉल्व किया है, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरा 0.2 ही आ रहा है। कई जगह वीडियोज़ भी मैंने देखी, बट ये तो जो एक इन्होंने लाया वो नहीं आ रहा है। आई एम 100% श्योर कि मेरा उत्तर सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। सो दोस्तों, अब 39 नंबर क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। यहाँ पे इस प्रश्न में देखते हैं कि क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दी गई है। इसका अर्थ होता है वस्तु से लेंस की दूरी 10 है, यानी हम कहेंगे u बराबर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब से लेंस के प्रकाशिक केंद्र की दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी v बराबर आपका 30 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात। इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आवर्धन का सूत्र लग रहा है m बराबर जो होता है I/O। I क्या है? वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है? वस्तु की लंबाई। ये I/O इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट करके होता है। बाकी H' भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो वो कोई बात नहीं, सब एक ही बात है। m बराबर I/O बराबर V/U होता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई। चीज़ों को अब रखना है यहाँ पे, इन दोनों के बारे में ही पूछ रहा है, m के बारे में कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो I/O पूछ रहा है, यानी वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात, जो कि हमने लिखा है। V का मान 30 है और U का मान 10 है, रख दिया, 0 0 कट गया। 3/1 मिला है, यही आप 3:1 भी कह सकते हैं। फिलहाल विकल्प को अगर देखें तो यहाँ पे जो दिया गया है 1, 1 से अधिक, 1 से कम और अनंत, तो ये 3 जो वैल्यू मिली है वो क्या है? 1 से अधिक है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका, ये 1 से अधिक है, तो बी वाला विकल्प आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे ये तो अंकित प्रश्न नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 42वां नंबर क्वेश्चन। वहाँ पे देखते हैं, एक फोकस दूरी दी गई है। यहाँ पे लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वो f बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और हमसे इसकी क्षमता पूछ रहे हैं। क्षमता p बराबर जो होता है वो 1/f होता है, और वो होना चाहिए मीटर में। अगर मीटर में नहीं है तो क्षमता आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो 50/100 कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 50 दूनी 100 हो रहा है, 1/2 मीटर मिल रहा है। सो अगर यहाँ पे रखते हैं तो 1/, यहाँ पे 1/2 रखेंगे, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा। आप इसको 2 कह सकते हैं, और 2 डायोप्टर हो जाएगा। ये आपकी फोकस दूरी मतलब क्षमता हो जाएगी। क्षमता P बराबर 2 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। सो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। ओके, तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं समाप्त, जो उनके आंकिक प्रश्न थे। यहाँ पे आ जाते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में, जो आंकिक प्रश्न हैं उन्हें देखने के लिए। पहला प्रश्न आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है। अब यहाँ पे द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्रांतिक कोण का अर्थ क्या होता है वो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले तो। अब देखिए, यहाँ पे पृथक्कारी पृष्ठ है, ऊपर है वायु, नीचे है द्रव, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे ये है अभिलंब। हालांकि आपको क्रांतिक कोण के बारे में शायद नहीं बताया गया होगा, बट अभी देख लेते हैं। देखिए, बात ये होती है, ऊपर है वायु जो कि होती है विरल, किसकी अपेक्षा? किसी द्रव, यानी कि द्रव की अपेक्षा, जो कि हो जाएगा सघन। ठीक है, विरल और सघन। जब विरल से कोई प्रकाश की किरण सघन में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती, अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, कोण कम बनाने लगती है विरल से जब सघन में आती है। और इसी का ठीक उल्टा होता है जब वो सघन से विरल में जाती है। ठीक है, ऊपर अपना सघन रख लेते हैं, नीचे अपना विरल रख लेते हैं, और होता क्या है कि अभिलंब से जब इसे डाला जाता है, अरे भाई अभिलंब बन जाओ, ये क्रांतिक कोण मतलब एक कोण बनाते हुए जाता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर हम इस कोण को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये वाला उसी के हिसाब से, अपने अपवर्तनांक के हिसाब से और बढ़ जाता है। और ये स्थिति है, जब बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ता मतलब आपतन कोण अगर हम बढ़ाते जाएं
इंक्रीज़ करते जाएं तो अपवर्तन कोण भी इंक्रीज़ होता जाता है और कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ होता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसा कोण बनता है जिस पे हम प्रकाश डालने के बाद ये क्या होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है, अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए जाने लगता है। तो उस समय जो आपतन कोण होता है वही कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात इस प्रश्न में जो क्रांतिक कोण दिया गया है यही अपना आपतन कोण है। और आपतन कोण I बराबर कितना है, 30 अंश है, और अपवर्तन कोण R बराबर जो है वो 90 अंश है। क्रांतिक कोण होने का मतलब है 90 अंश अपवर्तन कोण बनना। और ऐसी स्थिति में जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक n बराबर होता है, देखिए वो sin I अपन sin R होता है, sin I अपन sin R ही होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में चूंकि साइन यहाँ पे पर यहाँ पे जो बात आने वाली है, देखिए भाई क्रांतिक कोण की जब स्थिति आती है तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है। तो हमेशा सघन से विरल में जब जाता है तभी ये सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे ऊपर हम द्रव रखते हैं, अभिलंब हो गया, आने वाली प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पे आ रही है और ये वाई में जाने के बाद 90 अंश पे घूम जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये अपना जो 30 अंश का कोण दिखाई दे रहा है यही क्रांतिक कोण है। और ऐसे में जो द्रव का अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin C होता है। C मतलब वही क्रांतिक कोण जितना 30 अंश जो दिया गया है। सो यही सिचुएशन होती है इस प्रश्न के लिए। और n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/sin 30 अंश, sin 30 अंश, ठीक है। 90 अंश बताना है इसलिए ज़रूरी था ताकि आप क्रांतिक कोण के बारे में समझ सकें। सो n बराबर हो जाएगा 1/sin 30, sin 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो अपवर्तनांक 2 हो जाएगा। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये विमा विहीन राशि है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक कितना आ गया 2, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे 2 मिल गया है। ओके, बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न को खोजते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे 7वां प्रश्न मिल जाता है। 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता, देखिए क्षमता तो बहुत सिंपल से इतनी बार बता चुके हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। क्षमता P बराबर 1/f होती है, चूँकि यहाँ पे मीटर में दिया है तो f की जगह पे 4 रख दिया। और ये अवतल है इसलिए माइनस में रख दिया। माइनस से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस हमको लिखे रहना ही होगा, तो ये माइनस में ही मिलेगा। 4 से अगर हम भाग करें 1 को 0.25 डायोप्टर मिल जाता है, ये होगी क्षमता। और मात्रक एक डायोप्टर SI मात्रक में व्यक्त करता है, तो भैया एक डायोप्टर बराबर होता है 1/1 मीटर। सॉरी, इसको अच्छे से समझा देते हैं, बात को अच्छे से समझा देते हैं कि एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है। देखिए एक डायोप्टर जो दिया गया है वो क्षमता P बराबर है, और ये कहाँ से प्राप्त होता है, P बराबर 1/f से प्राप्त होता है। और f का मान अगर 1 मीटर होता है तभी हमको एक डायोप्टर प्राप्त होता है, एक डायोप्टर प्राप्त होता है। और ये फोकस दूरी मीटर में होती है, तो मीटर की पावर मीटर की पावर यहाँ पे +1 है, और वो ऊपर जाने के बाद मीटर की पावर -1, 1 मीटर पावर -1 के रूप में प्राप्त हो जाती है। वही चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। SI मात्रक के रूप में व्यक्त कीजिए। जो मीटर होता है, जो SI मात्रक होता है, डायोप्टर होता है, वो सिंपल सा मात्रक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे SI मात्रक में जब किया गया तो मीटर की घाते -1 होने लगी। और ये आगे वाला 1 देखिए 1/1 है। अब इस 1 को चाहे जहाँ रखिए सब एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कोई यहाँ पे आंकिक प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है, सीधा आंकिक प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है। लघुत्तरी प्रश्न में आ जाते हैं। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही है, बस अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। हालांकि प्रश्न दोनों सेम है। इस प्रश्न को करने के लिए हम प्रश्न को पहले देखते हैं। कह रहे हैं निर्वात में प्रकाश का वेग जो दिया गया है 3 × 10 हम देखें निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो c बराबर 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड लिख रहे हैं। और कह रहे हैं एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक दिया गया, यहाँ पे पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। प्रकाश का वेग की गणना कीजिए, उस पदार्थ में प्रकाश की वेग की गणना कीजिए। इस वाले प्रश्न को हम पहले भी हल कर चुके हैं, एक बार फिर से हल करते हैं। देखिए अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v, और हमको यहाँ पे v का मान ज्ञात करना है। यानी कि देखिए वस्तु में प्रकाश की चाल, c का मान और n का मान हमको पता है, तो v बराबर याद करना है c/n हो जाएगा। c का मान 3 × 10 की घाते 8 है, और v का मान
n का मान क्या है 1.5 है, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा। सो 2 गुणित 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हो जाएगा उस पदार्थ में प्रकाश की चाल। और ये जो अपवर्तनांक 1.5 वाला अपवर्तनांक वाला पदार्थ है वो अपना कांच है। कांच कैसे है, क्योंकि ये इतनी बार हमको पढ़ने को मिल गया कि याद हो गया ये कांच ही है, तो इस प्रकार से आपको भी याद हो जाएगा। सो लंबा सा प्रश्न यहाँ पे हल किया गया है। अब देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हल करना है। तो निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल c बराबर लिखा गया है कांच की प्लेट का अपवर्तनांक। यहाँ पे कांच की प्लेट भी दूसरे प्रश्न में कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, पहले प्रश्न में कांच नहीं लिखा गया है। तो कांच नहीं अगर आपको पता है तो आप कह सकते हैं कि पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है। और यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। m जो प्रयोग किया गया है वो मीडियम यानी कि पदार्थ के लिए प्रयोग किया गया है। आप n सीधा सीधा लिख सकते हैं जैसा हमने लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर c/v लिख देना है। c में कांच में प्रकाश की चाल, या फिर आप इसको लिखे मैंने तो आप पदार्थ में प्रकाश की चाल ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा वही सॉल्व किया गया है। और यहाँ पे पदार्थ में प्रकाश की चाल या फिर कांच में प्रकाश की चाल आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा। दूसरा प्रश्न आंकिक प्रश्न नहीं है, एक प्रकार का आरेख खींचने वाला काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे एक अंकित प्रश्न देखने को मिल जाता है जो कि तीसरा नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम 2 में प्रवेश करती है। चित्र को देख करके बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है और तथा माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है प्रकाश की किरण इधर 60 अंश का कोण बना रही है। इधर आपतन कोण हमको पहले निकालना पड़ेगा। आपतन कोण कितना है वो पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम हो पाएगा। कैसे करेंगे, तो आपको पूरा सवाल तो उतार ही लेना चाहिए, या फिर यह जैसे देखिए हल करते हुए कैसे लिखा गया है। माध्यम 1 ए और माध्यम 2 के बीच का अपवर्तनांक ए म्यू बी, यहाँ पे म्यू का प्रयोग किया गया है, हम एन का भी प्रयोग कर सकते हैं के लिए। आपतन कोण पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। आपतन कोण क्या होगा आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए कि आपको आपतन कोण आई का मान नहीं पता है। वो 60 अंश जो दिया गया वो आपतन कोण नहीं है, आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण 90 - 60 करके मिलेगा जो कि 30 अंश होने वाला है। और आर का मान जो अपना यहाँ पे देखिए 45 अंश दिया गया है वो भी अपवर्तन कोण नहीं है। अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो होता है, ठीक है। तो 90 - 45 करेंगे तो आपको 45 ही मिलेगा। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण 45 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कौन सा हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा इस अधिक सघन है। अधिक सघन वही होता है जिसमें जो कोण होता है वो कम बनता है। तो 30 अंश का कोण माध्यम 1 में ऊपर में कम बन रहा है, इसकी वजह से सघन कौन है, सघन माध्यम ए है, ठीक है। सघन जो है वो माध्यम ए है। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक ठीक है, यहाँ पे माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक पूछ रहा है, बी का ही अपवर्तनांक पूछ रहे हैं। अपवर्तनांक बी का पूछा जा रहा है ए के सापेक्ष, तो इसके लिए हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। कोई दिक्कत नहीं, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन 30 अंश बटे साइन 45 अंश, और सभी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। उलट कर गुणा करेंगे, आगे वाला 1/2 लिखेंगे, इसको √2/1 लिखेंगे। अब 1 से 1 काटने का कोई मतलब नहीं, √2 से इसको काट सकते हैं तो √2 प्राप्त होगा। 1/√2 आप कह सकते हैं, ये आपको अपवर्तनांक मिल जाएगा, 1/√2 मिल जाएगा, ठीक है। इससे कट रहा था वही काटा है हमने यहाँ पे। सो आपको बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। आगे के और अगर किसी प्रश्न को देखें जहाँ पे कोई आंकिक प्रश्न हो, तो यहाँ पे इस पेज में और कोई आंकिक प्रश्न देखने को नहीं मिलता है। और आगे यहाँ पे 12वां प्रश्न मिल जाता है जो कि एक आंकिक प्रश्न है, और उसको करते हैं। और आंकिक प्रश्नों की श्रेणी में ये बेहतरीन प्रश्न है और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हम आपको बता देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से किसी बिंब का
प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बिंब से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है? आरेख खींचिए, किरण आरेख खींचिए। तो सबसे पहले तो हमको क्या कर लेना होगा, पूरा हल कर लेना होगा। किरण आरेख देखिए बाद में भी बनाया गया है, लेकिन हम पहले इसको हल कर लेंगे, तब जाके हम स्थित कर पाएंगे कि हमारा कहाँ पे वस्तु रखी जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो सारी चीज़ें हम हल कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बात तो लिखते हैं अवतल लेंस की। यहाँ पे बात आ जा रही है अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमें पता है, तो यही सबसे पहले लिख लेना चाहिए हमें, जो कि है 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये अवतल है तो माइनस में होगा, लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पे किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बिंब का प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब की लेंस से जो दूरी है वो पूछा जा रहा है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो देख लीजिए भैया, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी यू का मान हमसे पूछा जा रहा है और ये वी का मान दिया गया है। तो हम कह देंगे कि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी दी गई है भैया, लेंस से दूरी दी गई है और ये होता है v बराबर, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और छोटी सी बात, चूंकि ये अवतल है तो जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा लेंस की जिधर की ओर वस्तु रखी जाती है उधर की ओर ही बनता है। ये अवतल लेंस के गुण होता है। उत्तल में होता है हमेशा पीछे भी बनता है और इधर की ओर भी बनता है, लेकिन अवतल में हमेशा इधर की ओर बनता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करना है, यानी कि हमको बिंब की लेंस से जो दूरी है वो याद करनी है, लेंस से दूरी ज्ञात करनी है, जो कि u बराबर होता है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और यहाँ पे चित्र अभी कहाँ से बनाए, सबसे पहले तो शुरू करते हैं अपना फॉर्मूले से। फॉर्मूला यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे कि हम लगाने वाले हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जो होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। और यहाँ पे u का मान निकालना है, u को अगर इधर भेज दें और f को अगर उधर भेज दें तो फार्मूला जो हमारा देखने को मिल जाता है वो 1/u बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। कारण यही है कि हमको v और f की वैल्यू पता है, u की वैल्यू नहीं पता है, वही तो हमको निकालना है। इस वजह से हमने ऐसा किया, अन्यथा हम नहीं करते, लेकिन कर दिया तो करते हैं, आगे काम बढ़ाते हैं। 1/v का मान जो हमारा दिया है -10 वो हम रख देते हैं, 1/f माइनस रख दिया, 1/f का मान जो -15 है वो रख दिया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, आगे की ओर बढ़ा दें कि यहीं पे लिख दें कि -1/10 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/15 मिल जा रहा है। और नीचे हम क्यों जा रहे हैं, हमारे पास इतना जगह बचा हुआ है, हम क्या करेंगे इसका पता नहीं, लेकिन आपको हमेशा नीचे ही जाना होगा, ठीक है। ये ज़रूरी है। कारण क्या है, मतलब कि बोर्ड की कॉपी में आप लिख रहे हैं और इधर की ओर लिख करके आप जगह मत बचाओ, नीचे की ओर लिखते चले जाओ, ठीक है। ये बेहतरीन काम जो आप करेंगे वो अपने साथ आप कर सकते हैं। 15 और 10 का लघुत्तम, कुछ लोगों को लघुत्तम लेना कि बड़े वो रहता है तो यहाँ पे लेने लगते हैं, तो गंदा मत करना है। 15 और 10 का लघुत्तम 30 होता है, बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आप रफ कॉपी में कर सकते हो। मतलब सबसे पीछे पेज वाले में जाकर के हल कर लेना, ठीक है। 10 तिहाई 30 हो रहा है तो ऊपर हो जाएगा 3, ओके। 15 दूनी 30 होता है तो ऊपर आ जाएगा 2, 2 1 2, -3 है +2 है तो यहाँ पे -1/30 मिलने वाला है, जो कि होता है 1/u बराबर। u बराबर जो मिलेगा इसको उलट देंगे तो -30 सेंटीमीटर मिल जाएगा, यानी कि वस्तु -30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये चीज़ें हमने जब लिख ली, बना लिया है, तो ठीक है। आवर्धन भी लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है। आवर्धन यहाँ पे लेंस का उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न सेम टू सेम है। अगर आपको केवल इतना कहा गया है तो अगर आप दूरी ज्ञात कर लिए और आरेख बना दीजिए। दूसरा अगर प्रश्न पूछा जाता है इसमें आवर्धन भी ज्ञात करने की बात कर रहे हैं तो आवर्धन भी हम अपन ज्ञात कर लेते हैं। और अब हम पन्ना बचाने वाले हैं, इधर की ओर आवर्धन ज्ञात करने वाले हैं। और
जो चित्र बनाने का काम है वो नीचे करेंगे, क्योंकि चित्र बनाना भी एक अपने में बहुत ही अच्छा चित्र बनाने का तरीका बताने वाले हैं। और उसके बाद उसके लिए हम गोला प्रकार भी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे आवर्धन के लिए आवर्धन यहाँ पे होना चाहिए। आवर्धन m बराबर जो होता है वो होता है I/O बराबर V/U। चूँकि I/O के बारे में हमको कुछ नहीं पता है तो हम V और U का ही यूज़ करने वाले हैं। V का मान हमारा जो -10 था वो हम यूज़ करेंगे, -30 जो है U का मान वो है, और यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 0 कट जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट कंक्लूज़न जो हम लिख देते हैं, अर्थात जो हमारा बिंब है, ठीक है, बिंब हमसे लेंस वस्तु के बारे में ही पूछ रहा था कि बिंब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा उत्पन्न जो आवर्धन है, फिर से आवर्धन में गलत लिख दिया भैया हमने, आवर्धन 1/3 है, 1/3 गुना है। तो यहाँ पे जो हल करने वाला काम था वो हम लगभग पूरा ख़त्म कर चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म ही कर चुके हैं। अब जो चित्र बनाने की बारी है वो देख लेते हैं कि कैसे बनाना है हमें, ठीक। तो चित्र को बनाने के लिए हम यहाँ पे नीली पेन ही यूज़ करने वाले हैं, बाकी आपको पेंसिल का प्रयोग करना होगा। और हम नीली पेन का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। तो अपना मान लेते हैं यहाँ पे लेंस हम बनाने वाले हैं, ठीक। अच्छा, लेंस की हम यहाँ पे मोटाई रखना चाहते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो बिंदु है यहाँ से हम लेंस होकर के गुजारेंगे और हमको चाहिए अब गोला प्रकार। कहाँ गया हमारा, मिल गया है। और अब हमें करना ये है कि इसे लेना है और इसकी जो फोकस दूरी होने वाली है, फोकस दूरी कितनी थी, 15 थी ना, तो 15 के नज़दीक में रेशियो में लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 5 सेंटीमीटर बराबर, अगर 1 सेंटीमीटर ले 5, 10, 15, 20, 30, ठीक है। 15 कह रहा है तो 5 या 15, अगर हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, समझ में आ रही बात, 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं फोकस दूरी के रूप में, तो एक बेहतरीन तरीका रहेगा। ये रहा, कितना गंदा बन रहा है। वैसे मैंने कभी इसको बनाया नहीं था ऐसे, पर अभी बना रहे हैं, देखेंगे ऐसे ही बना रहे हैं। वाह, हाँ, लग तो रहा है कि किसी गंदे व्यक्ति ने बनाया है ऐसे। खैर, ये अब इसको मिला देना है, तो कितना अच्छा मिला सकते हैं वो हम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ बूझ के बनाइएगा। अब ये अवतल जो लेंस बना है वो बेहतरीन तो लग रहा है एक हिसाब से। जो अपना फोकस होने वाला है वो इधर होने वाला है और यहाँ पे होने वाला है, और F1 ये रहेगा, F2 ये रहेगा। अब इसकी दुगनी दूरी, जितना ये लिया उसका दुगना और ले लेते हैं। देखिए, हमने 3 लिया था, 3 के बजाय अब यहाँ पे 6 पे निशान लगा लेते हैं और इसे F2 लिख लेते हैं, F1 का दुगना लेते हैं, 2F1 लिखते हैं। और वही काम यहाँ पे 6 पे ये इसको मिला देते हैं। अरे यार, ठीक है, लगभग तो जा रहा है सही। तो यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं, 2F2 लिख देते हैं। तो ये परफेक्ट आपका एक बन चुका है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा दिखा देना चाहिए। ये प्रकाशिक केंद्र होता है, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। और वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। प्रतिबिंब यहाँ पे बना देते हैं। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको 3 लिया है, तो 5 3 15 होता है, तो 10 दूनी है 20, मतलब 5 दूनी है 10। यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही निशान लेकर के एक लंबवत रेखा खींच लें। और वस्तु की लंबाई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और 1/3 गुना आवर्धित बन रहा है, यानी कि 1/3, ठीक। अगर उसका 1 है तो ये लगभग
3 सेंटीमीटर, और इसको डॉट डॉट करके बनाना चाहिए था और हमने सीधा बना दिया, कोई बात नहीं, चलिए ये काम चल जाएगा। और वस्तु को कहाँ रखा गया था, वस्तु रखा गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये 15 फोकस दूरी थी, तो 15 15 30 यहाँ पे वस्तु को रखा गया था। तो वस्तु को यहाँ पे रखेंगे और थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा तो बड़ा बनाना ही चाहिए। ये अरे यार अच्छा बन गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा नाप जोक कर बनाएंगे भाई, काफ़ी समय रहता है आपके पास बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आप कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी होती है। ओके, तो अगर हम इसे ए कह रहे हैं और इसे हम बी कह रहे हैं इस बिंदु को, तो ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। और थोड़ा सा वो खींचना चाहिए ना, एक रेखा समांतर डालनी चाहिए। चलिए समांतर डाल देते हैं, समांतर जाएगा कि नहीं, ये जाएगा, लग तो रहा है समांतर हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा समांतर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ ठीक है, ये समांतर प्रकाश की किरण जो आ रही है। अब देखिए यहाँ पे जो एकदम इसके सीध वाला जो ये डॉटेड पॉइंट होगा, ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ से होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो फोकस से होकर जाना चाहेगी। और इस बिंदु को हमको, इस रेखा को खींचने से पहले हमको यही को खींचना चाहिए था। और वहाँ से अपवर्तन के पश्चात वो ऐसी हाँ ये तो गंदा हो गया, ठीक है, ऐसा जाना चाहिए था। ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर के जा रही है। और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से डाल देते हैं। क्या कबाड़ा फैला रहा हूँ मैं, ये प्रकाशिक केंद्र और ये इसको मिला करके खींचना था और ये सीधे चले गए, जो प्रकाशिक केंद्र ऐसे जा रहा है। अब ये दोनों देखे, अब हमारी गलती हो गई है, हमको यहाँ पे खींचना चाहिए था, ये गलत हो गया। ये जो हमने पहले खींच दी ये गलती हो गई। मेन बात यही है कि इसको बना हम पहली बार रहे इस पटरी प्रकार की सहायता से, इस वजह से थोड़ी सी गलती हमको देखने को मिल गई। तो ये सारी चीज़ें जो है चित्र बनाने वो कंप्लीट हो चुका है, बस हमें डिस्टेंस अभी और लिख देना है और इसमें कुछ और है नहीं, ठीक है, सब कुछ बन चुका है। बस हमको थोड़ा सा यहाँ पे प्रयोग कर लेना है कि यहाँ से देखेंगे ये इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होती है अपना u, और यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो अपना है f, फोकस दूरी। और यहाँ से देखेंगे ये b तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के b तक की जो डिस्टेंस है वो है अपना v इस चित्र के लिए। तो ये सारी चीज़ें बन चुकी है, चित्र कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिगर को हम इतना डिटेल से बताएंगे नहीं, बस आपको बना लेना होगा इसी प्रकार से। अब जो प्रश्न आ गया है वो है प्रश्न संख्या 13। यह भी एक आंकिक प्रश्न है और दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अवतल दर्पण, यहाँ पे दर्पण की बात आ रही है जिसकी फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की गणना कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है और इसे करने के लिए हमें बस अपनी कलम उठानी होगी। और यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवतल, सॉरी दर्पण ही तो है, हाँ जी, दर्पण की फोकस दूरी ऐसा लिखा और ये f बराबर होता है। और फोकस दूरी कितना दी गई है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और ख़ास तौर से बता दें क्योंकि ये अवतल है इसलिए ये माइनस में होने वाला है। इसके सामने एक वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी रखी गई है, तो यहाँ पे वस्तु की दर्पण से दूरी हमें दी गई है जो कि u बराबर होता है हमेशा, ठीक है, और वो 60 सेंटीमीटर में दिया गया है और ये हमेशा माइनस में होता है। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हमको ज्ञात करनी है जो कि v बराबर होता है और ये क्वेश्चन मार्क हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। किसका, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। और इसका जब प्रयोग करेंगे तो
हम यहाँ पे चीज़ों को बस रख देंगे। खैर हमको v का मान निकालना है, तो u को अगर इधर भेज देते हैं तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाता है। पहले उस चीज़ को लिख लेना ज़रूरी है। तो 1/u नहीं सॉरी v का मान निकालना है, गलती हो जा रही है, u को भेजना है इधर। तो 1/f माइनस 1/u ऐसा प्राप्त हो जाएगा। चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से हमने लिखा है। तो 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू जो कि है -20 वो रख देते हैं, प्लस माइनस 1/u, u का मान जो है -60 वो रख देते हैं। ये माइनस ऊपर जाएगा, -1/20 आपको दिखाई देगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/60 दिखाई देगा। 20 और 60 का एलसीएम 60 ही होगा। 20 तिहाई 60 होता है, 20 तिहाई 60 तो ऊपर जाएगा 3, ये 3 हो गया। 60 का नाम 60 होता है तो ऊपर 1 चला गया। 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 बच जाएगा। 60 2 1 कम 2 2 तिहाई 6 मतलब 30 आ रहा है। सो ये 1/v बराबर हो रहा है। तो v का मान अगर हम निकालेंगे तो हमको -30 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, -30 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जो कि होगा हमारे इस प्रतिबिंब की स्थिति। अब यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ऐसा होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर हो गई बात, खत्म। और अब अगर हम प्रश्नों को देखें कि कौन सा प्रश्न आंकिक प्रश्न है, तो ये 16वां प्रश्न। देखिए 15वां प्रश्न भी लगता है कि आंकिक प्रश्न है, पर आवर्धन 1 वाली स्थिति में हमको यहाँ पे आरेख के लिए खींचना है। तो आरेख खींचने वाली स्थिति यही होती है, जब वस्तु को सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा, तो आवर्धन 1 होगा। तो यही वाला स्थिति आपको बना देनी है, बस इतना सा है और कुछ है नहीं इसमें, इस प्रश्न में। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, जो कि है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है और करने लायक भी है। तो आइए इसको निपटाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है उत्तल दर्पण से। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, उत्तल दर्पण है तो दर्पण ही लिखेंगे कि फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी f बराबर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि ये उत्तल है इसलिए प्लस में रहेगा, अब माइनस के संकोच में ना रहें। दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की स्थिति दी गई है, वस्तु की दर्पण से दूरी दी गई है, दर्पण से दूरी दे रखी है जो कि u बराबर होता है और वो है 10 सेंटीमीटर। और याद रखें कि वस्तु की दूरी चाहे उत्तल हो या फिर अवतल, दर्पण हो या फिर लेंस, हमेशा माइनस में ही होती है। यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे उस चीज़ को नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा हम यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस नहीं प्लस 1/u होता है। और अगर इसमें बात करें कि हमको v का मान ज्ञात करने के लिए, तो 1/v बराबर वही वाला फार्मूला u को इधर भेज देंगे, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। और f का वैल्यू जो है वो 15 है, प्लस में 15 वो रखेंगे, माइनस कहाँ से, हाँ जी माइनस तो आएगा ही, u को इधर भेजने में माइनस आएगा। तो 1/u, u का मान जो है -10 है तो -10 रख देंगे। यहाँ पे सॉरी यार कुछ जल्दी कर दिए हैं, 15 और 10 का एलसीएम कर लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 ऊपर जाएगा 2, ये माइनस प्लस करना है। 10 तिहाई 30 तो ऊपर 3 से गुणा, 3 करना 3, तो यहाँ पे 3 2 5 हो रहा है, 5/30 हो रहा है। सो ये 1/v, 5 6 30 यहाँ पे 6 मिल जाएगा। सो v बराबर हो जाएगा 6, उलट देंगे 6 मिल जाएगा। सो सेंटीमीटर लिखना है, सॉरी ठीक, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, बस हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे हमको इसकी प्रकृति भी लिखना है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हो गया,
प्रतिबिंब होगा कैसा, पहले वो वही तो अपनी प्रकृति है इसकी, ठीक है। तो प्रतिबिंब होगा कैसा, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे पास उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कितना गंदा बन गया। वस्तु को यहाँ पे रखो, वस्तु देखिए फोकस दूरी 15 है, वस्तु को यहाँ पे रखा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तल जो दर्पण होता है हमेशा इसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे जो प्लस में मिला है, प्लस मिलने का मतलब क्या होता है, हमेशा देखिए प्लस इधर की ओर दिखाता है, प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे दर्पण के पीछे बना है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, प्रतिबिंब दर्पण के, अरे यार कल से लिखना था, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी बना है। पहले बात तो आभासी, ठीक है, और सीधा, सीधा और वस्तु से छोटा, हाँ वस्तु से छोटा ही बनता है, वस्तु से छोटा बना है या फिर प्राप्त हुआ है ऐसा। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कोई सोचने की बात नहीं, संकोच की कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये रहेगा इस प्रश्न का उत्तर, ये गंदी राइटिंग में हो गया, सॉरी। अब जो अगला प्रश्न देखने को मिल जाता है वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आ जाता है। अभी ये प्रश्न है पहला वाला इसमें का, जो कि आंकिक प्रश्न हो जाता है। इसमें क्या कहा जा रहा है वो हम लिखते हैं और चीज़ों को हल करते चलते हैं। और अब की बार बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बहुत सिंपल तरीके से लिखने वाले हैं। तो 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यहाँ पे वस्तु की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे ये ओ बराबर लिखना है, ठीक है। हमको वस्तु की लंबाई या फिर बिंब की लंबाई ओ बराबर लिखना चाहिए, पर हम केवल इतना सा लिख रहे हैं 7 सेंटीमीटर, बस इतना सा लिख दिए रहे हैं। और आगे अब जो लिखना है वो देख लेते हैं। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है 18 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये अवतल कहा गया है तो माइनस में होगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, बात को समझेंगे। अवतल दर्पण की बात की जा रही है, अगर चित्र बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पे देखेंगे ऐसा अवतल दर्पण होता है और वस्तु को हमेशा ऊपर की ओर रखा जाता है, तो ओ की वैल्यू भी हमेशा प्लस में रहेगी, ठीक है। आगे बात को बढ़ाते हैं कि सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु को इधर की ओर रखा जाता है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये u बराबर है 27 सेंटीमीटर, और इधर की ओर जितनी दूरी पर रखा जाता है वो चीज़ जो होती है वो माइनस में होती है, तो माइनस में हो गया है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, यानी कि पर्दे को कहाँ रखा जाए, तो जहाँ पे आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि v की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, इतना जो लंबा खींच करके बोल रहे हैं, बस v की वैल्यू पूछ रहे हैं। प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति पूछ रहे हैं। प्रतिबिंब की साइज यानी I की वैल्यू पूछ रहे हैं, और प्रकृति मतलब उसकी जो कंडीशन होगी वो हमसे पूछ रहे हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पे सभी चीज़ें ज्ञात करने वाले हैं। तो कैसे कैसे ज्ञात करने वाले हैं वो सब चीज़ तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सो f और u की जब वैल्यू हमको पता चल चुकी होती है तो हम यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दर्पण ही तो है ना, हाँ जी दर्पण है, तो हम यहाँ पे दर्पण सूत्र प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं, जो कि होता है 1/f बराबर 1/, यहाँ पे तीर बना लेना चाहिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। सो यहाँ पे v की वैल्यू निकालना है तो u को इधर भेज देना है, यानी कि फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u प्राप्त हो जाएगा। चीज़ों को रखते हैं यहाँ पे 1/f माइनस 18 यहाँ पे रख देते हैं, माइनस 1/u, u का मान जो है -27 वो रख देते हैं, और बस ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना है, उससे पहले तो ये माइनस को ऊपर भेज देना है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/27 कर देना है। सो 27 और 18 जो होता है उसका एलसीएम कैसे निकलेगा। सो दोनों ही करते हैं 9 से, 18 है और 27 है, दोनों ही करते हैं 9 से, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। अब ये 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे 2 3 6, 6 9 54, कितना मिल रहा है 54, एलसीएम 54 ही मिलेगा। सो यहाँ पे 54 हो गया एलसीएम। और तो 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54 होता है, 18 त्रिक 54 होता है, 3 ऊपर जाएगा, 3 से ऊपर गुणा 3 हो गया, प्लस 27 दूनी 54 होता है, ऊपर 2 चला गया है, तो -3 में से 2 घट जाएगा तो मिल जाएगा यहाँ पे -1/54, और ये 1/v बराबर हो रहा है, तो v बराबर हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छी बात है, -54 मिलना एक अच्छी बात होती है।
मिल गया है। अब यहाँ पे हमने तो रफ काम कर डाला, अत्ती कर डाली अपने साथ, पेज को बचाया नहीं है। तो आगे यहीं पे हम ज़बरदस्ती आवर्धन का सूत्र यहीं पे घुसा देते हैं। फिर से हमने गलत लिखा है, आवर्धन उड़नकुरा इसमें रहेगा। आवर्धन m बराबर ये होता है I अपॉन O, ठीक है, बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है, माइनस वी अपॉन यू होता है। चिन्हों के साथ यहाँ पे चीज़ों को रखा जाएगा, चिन्हों के साथ रखा जाएगा। I की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, O की वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है, बराबर माइनस वी का मान जो मिला है -54 मिला, तो -54 रखेंगे, ओके। और U का मान जो है वो -27 था, तो -27 रखेंगे। माइनस से माइनस ये वाला कट जाएगा और 27 से 54 कट रहा है। देखिए भैया 9 त्रिक 27 होता है और 9 त्रिक 27 होता है और 9 छक 54 होता है, तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। 27 दूनी 54 होता है, क्या मजाक कर रहा था, 2 मिलेगा। 7 से जाकर उधर गुणा कर देगा, लेकिन ये माइनस बचा हुआ है। 7 दूनी 14 हो जाएगा। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 दूनी 14 और वो भी -14 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो 14 सेंटीमीटर के बड़ा बनेगा, वो भी उल्टा बनेगा। माइनस प्राप्त होने का मतलब उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे हमको लास्ट वाली जो चीज़ लिखनी है वो हो जाएगी, हम यहाँ पे लिखते हैं अर्थात, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितना 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब इधर की ओर बन रहा है, उल्टा बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे माइनस मत लिखने लगिएगा, माइनस लिख भी सकते हैं, काम चल भी जाएगा, लेकिन ये झगड़ा मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे माइनस में मिला है, यहाँ पे प्लस आप क्यों लिख रहे हैं। तो दूरी धनात्मक होती, माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किधर की ओर बनेगा। दर्पण से दूरी रिप्रेजेंट करता है माइनस, मतलब दर्पण से किस दिशा में बनेगा ये रिप्रेजेंट करता है माइनस। माइनस है तो इधर की ओर बनेगा, प्लस है तो उधर की ओर बनेगा, ये आपको निर्धारित करने के लिए माइनस प्रयोग किया जाता है। बाकी डिस्टेंस तो 54 ही रहेंगे। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, और 14 सेंटीमीटर लंबा या फिर बड़ा, 14 सेंटीमीटर का आवर्धित है ना, आवर्धित मतलब बड़ा कर दिया गया, आवर्धित, ठीक है, आवर्धित या फिर बड़ा लिखो, आवर्धित बड़ा और उल्टा व वास्तविक बनेगा। ध्यान देने वाली बात है कि इधर की ओर जो बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, उल्टा ही बनेगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें वहीं से देख करके बनती हैं। भैया सामने बनेगा, ये माइनस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ये बता रहा है। 14 सेंटीमीटर का बड़ा बनेगा, आवर्धित बड़ा मतलब यही, देखिए 7 बन रहा था, 7 का दुगुना 14 होने लगा। उल्टा, ये माइनस चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि उल्टा बनेगा, और वास्तविक, उल्टा जो होता है हमेशा वास्तविक ही होता है। अब इस प्रश्न के हो जाने के बाद अगर आंकिक प्रश्न को खोजा जाए तो यहाँ पे इस पेज पे तो नहीं मिलता है, पर लास्ट के पेज में मिल जाता है। 7 और 8 प्रश्न जो मिल जाते हैं ये दोनों ही आंकिक हैं, और इन चीज़ों को भी हम सस्ते में निपटाने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मतलब करेंगे तो बट बहुत ज़्यादा परेशान होकर के नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जो 7वां प्रश्न है इसमें मिल जाता है 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु जो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि वही दूरी की बात कर रहे हैं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की गणना करना है, ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। चलो ठीक है, चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु के बारे में बात कर रहा है, तो वस्तु की लंबाई यानी कि ओ का मान होता है, वो हमेशा ओ का मान होता है, कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ये हमेशा धनात्मक ही रहेगा। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, देखिए फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर और साथ में कहा गया है ये उत्तल है तो प्लस में होना चाहिए। उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है, तो वस्तु यानी यू का मान कह रहे हैं और 30 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो ये माइनस में ही होगा और कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि इसकी स्थिति और आकार क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही अपना फार्मूला जो अभी तक हम लगा रहे थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस लगेगा, लेंस है माइनस लगेगा, गलती हो गई, माइनस लगेगा। सो लेंस सूत्र लगेगा, माइनस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगेगा। और अब अगर यहाँ पे हल किया जाए तो u को इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, यानी 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। और f की वैल्यू जो है वो -20 है, तो -20 मैंने बटे का निशान इतना बड़ा क्यों बना दिया, और माइनस 1/u का मान जो -30 है वो रख लेते हैं, और इस माइनस को यहाँ पे भेज देंगे। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होना चाहिए। मैं क्या लिख रहा था, 60 हो गया। 20 तिहाई 60 तो ऊपर जाएगा 3, 20 तिहाई 60 ऊपर जाएगा 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 30 दुनिया 60 तो ऊपर जाएगा 2, 3 में से 2 गया कितना मिल जाएगा, 1/60 हो जा रहा है। ये 1/v मान हो रहा है, और v की वैल्यू कितनी हो रही है, 60 सेंटीमीटर, और वो धनात्मक प्राप्त हो रही है। ठीक है, वो धनात्मक प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो लेंस होता है उसमें उत्तल लेंस में इधर की ओर, ठीक है, बनता ही है वो। अच्छा बात है, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं आवर्धन की। आवर्धन के जो सूत्र होता है यहाँ पे m बराबर होता है I/O बराबर V/U, यहाँ पे माइनस का प्रयोग नहीं होता है। ओके, तो अब चीज़ों को यहाँ पे रखते हैं। तो I का मान तो हमको ज्ञात करना है, O का मान हमको 5 दिया था, और V का मान तो हमने 60 निकाल लिया, और U का मान जो है -30 है, वो तो -30 ही रखेंगे। ओके, तो ठीक है, 30 दुनिया 60 हो रहा है, 5 दुनिया 10 हो रहा है, I बराबर 10 हो रहा है, लेकिन माइनस जो है वो बचा तो रहेगा। ये माइनस कहीं नहीं जाएगा, कहीं कटेगा नहीं, वो माइनस ऊपर लग जाएगा। तो I की वैल्यू जो मिल गई है वो -10 मिल गई है। ये माइनस चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी प्रतिबिंब यहाँ पे बनते हैं, यहाँ वाला देख लो, ये वाला देख लो, इधर रखा है तो इधर की ओर बनेगा, तो वही वाली स्थिति बन रही है। और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उल्टा बनेगा, और प्लस जो इस v के मान में 60 जो प्लस में मिला था वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर की ओर बनेगा। ठीक, तो दोनों चीज़ें आपने निकाल ली है, और लास्ट में कंक्लूजन हम आपको यहीं से देखकर क्या ही बता दें। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, और प्रतिबिंब उल्टा 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। सो 10 सेंटीमीटर ऊंचा उल्टा बन रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस पूरे एक्सरसाइज का ही, वो 2018-2020 में भी आया है, तो इस बार आने की संभावना तो फुल बन जाती है। फुल मूड में भैया इस बार भी आ सकता है। तो इस चीज़ को आइए देखते हैं कि कैसे करना है। सो प्रश्न क्या है, वो क्या देखने को मिलता है, थोड़ा एडजस्ट हो जाए, ठीक है, बेहतर है। सो क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो यहाँ पे फोकस दूरी f बराबर हम 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, उत्तल है तो प्लस। और इसमें कह रहे हैं किसी वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, दोगुने आकार का यानी कि आवर्धन जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं, माना जो हमारा वस्तु का आकार है, ऑब्जेक्ट का आकार वो x सेंटीमीटर है, और जो प्रतिबिंब का आकार है वो 2x सेंटीमीटर है। और ये वास्तविक कहने का मतलब है ये माइनस में होना चाहिए, क्योंकि पिछले प्रश्न में आपने जो देखा है वो भी -10 मिला था, वो भी वास्तविक ही था। ठीक है, वास्तविक। जब भी लेंस की बात आएगी तो वास्तविक हमेशा उल्टा ही बने, वैसे भी उल्टा ही बनता है, तो वो माइनस में ही रखना है। ठीक है, और हमको क्या याद करना है कि दोगुने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस को कितनी दूरी पर रखना होगा, यानी कि u का मान हमसे पूछ रहा है, u का मान हमसे पूछ रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो भैया यहाँ पे I और O दोनों चीज़ दिया गया है, तो इससे हम पहले m की वैल्यू मतलब आवर्धन के बारे में ही काम करने वाले हैं। बिना आवर्धन में काम किए हुए हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। m बराबर I/O बराबर V/U होता है, उस चीज़ को रख लिया। लेंस में आवर्धन का ऐसे ही लगता है, और यहाँ पे अब चीज़ों को रखते हैं तो I की वैल्यू तो आपको -2x देखने को मिल जाती है, और O की वैल्यू x मिल जाती है, बराबर आ जाते हैं। V और U के बीच का रिलेशन निकालने के लिए x कट जाएगा, U उधर जाके कट हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा -2U। तो ये एक रिलेशन मिल चुका है जो हम यूज़ करने वाले हैं आगे किस में, दर्पण सूत्र में। दर्पण सूत्र
सॉरी लेंस सूत्र में, लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। और यहाँ पे फोकस दूरी हमको पता है, हमको u का मान ज्ञात करना है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसमें पहले रख देते हैं, उसके बाद पक्षांतर उक्षांतर करने वाला जो भी है सोचा जाएगा। सो 1/v f का मान जो है 20 वो रख देते हैं। u का मान जो हमने निकाला है इतनी मेहनत से -2u वही रखेंगे -2u, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। अच्छा u का मान जो हमने कुछ नहीं लिया तो हम u को u ही रखेंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रखना है। जब u की वैल्यू रखनी हो तब चिन्ह रखते हैं, यहाँ पे कोई u की वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/2u और -1/u है, 1/20 है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा वो 2u हो जाएगा। 2u से 2u में भाग किया 1 मिलेगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे -1 और माइनस से माइनस रहेगा, 2 से u से इसमें भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2, 2 1 3 हो रहा है, यहाँ पे -3/2u हो रहा है और ये 1/20 तो था ही, अरे बहुत गंदा लिख दिए हैं, 1/20 तो था ही, तिरछा गुणा कराएंगे। अब 2 से इसको काट सकते हैं, 10 मिल जाएगा, u उधर पर पहुंच जाएगा, 10 उधर चला जाएगा तो u बराबर हो जाएगा 10 यानी 30 -30 सेंटीमीटर। और ये माइनस में मिला है, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अरे दिखाई दे रहा है, हाँ जी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, मतलब वस्तु को रखना, सॉरी गलती होगी, वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। लास्ट का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। तो अतः लेंस वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो इसी के साथ ये होता है काम खत्म। रंग बिरंगा संसार ये मानव वाला जो नेत्र वाला है ये लाएंगे अगली वीडियो में।